एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल एमएलटी एजुकेशन पॉइंट। आज हम फिर मिले हैं एक नए टॉपिक के साथ। मैं मनीषा। आज हम पढ़ने वाले हैं इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के बारे में कि ईएसआर क्या होता है, कैसे ये टेस्ट लगाया जाता है, ईएसआर इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, डिक्रीज किस कंडीशन में होता है, इन सभी के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक से लेकर जो भी डाउट आपके हैं, जो भी क्वेश्चन आपके हैं, आज की क्लास में क्लियर होने वाले हैं। सारे कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे। एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ईएसआर क्या होता है। ईएसआर के इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं कि ईएसआर क्या है। ईएसआर यानी कि इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसके नाम से हमें समझ में आ रहा है कि इरिथ्रोसाइट मतलब कि आरबीसी और सेडिमेंटेशन मींस सेटल होना, यानी कि आरबीसी जो है 1 घंटे के अंदर हम इस ट्यूब में जब ब्लड को फील करते हैं तो 1 घंटे के अंदर हमारी आरबीसी कितनी स्पीड से सेटल डाउन हो रही है, नीचे बैठ रही है, उस रेट को हम कह देते हैं इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। Okay, so erythrocyte sedimentation rate is at which RBC settle down when blood to which anticoagulant is added in a allowed to stand in a narrow tube for 1 hour। यानी कि इस ट्यूब में ब्लड को भरकर हम 1 घंटे के लिए एक स्टैंड पर रख देते हैं, यानी कि उस स्टैंड में, यानी कि उस 1 घंटे के अंदर हमारी आरबीसी कितनी स्पीड से सेटल डाउन हो रही है नीचे, उसी को हम एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कह देते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये आपकी आरबीसी जो है वो नीचे सेटल हो गई है, ऊपर आपका येलो येलो जो आपको दिख रहा है वो आपका प्लाज्मा है, और नीचे ये वाली जो रेट है यहाँ पर आपका ईएसआर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर ईएसआर कितना आ रहा है उसको हम मेजर कर लेते हैं। अब इस ईएसआर को हम मेजर करते हैं इन एमएम में। कितना? एमएम पर हार में लिखते हैं, क्योंकि 1 घंटे में हम इसको मेजर करते हैं और पर एमएम में करते हैं। क्लियर प्लाज्मा एट द एंड ऑफ फर्स्ट आवर। अब ये तो हमें पता चल गया कि ईएसआर क्या होता है, लेकिन ईएसआर क्यों किया जाता है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ईएसआर हम इसलिए करते हैं कि हमारी बॉडी में कहीं कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं है, कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उसके लिए हम ईएसआर टेस्ट करते हैं। लेकिन ये एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है। नॉन स्पेसिफिक टेस्ट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमने ये तो पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, लेकिन इससे हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि हमारी बॉडी में कहाँ पर इन्फेक्शन है। तो ये क्या है? एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है। क्लियर है? अब हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म के ऊपर कि आखिर में ईएसआर जो है वो क्या होता है जिसके कारण वो सेडिमेंट हो जाती है। क्या होता है ऐसा कि ईएसआर में रिलैक्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये रिलैक्स क्या होता है मैं अभी आपको बताती हूँ कि नॉर्मली जो आरबीसी होती है हमारी सेटल डाउन स्लोली एट द दे डू नॉट फॉर्म रिलैक्स ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज ऑन देयर सरफेस। यानी कि नॉर्मली जो हमारी आरबीसी होती है वो कुछ इस तरीके की शेप की होती है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि आरबीसी के ऊपर कौन सा चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज होने के कारण आरबीसी जो है वो क्या होती है, आपस में नहीं जुड़ती है, वो रिपेल रहती है, एक दूसरे से दूर दूर रहती है। लेकिन जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन होता है या फिर कोई ऐसा फैक्टर होते हैं जैसे प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि स्पेशली जो फिब्रिनोजन होता है, ये फिब्रिनोजन हमारी आरबीसी के ऊपर जाकर एडहेयर हो जाता है, चिपक जाता है, और हमारी जो रेड सेल के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। यहाँ पर पॉजिटिवली उसको चेंज कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसके कारण जो आरबीसी है वो आपस में जुड़ जाती है और वहां पर रिलैक्स का फॉर्मेशन होता है। यानी कि कुछ इस तरीके से वो जो हम 2-3 सिक्के अगर आप रख दो एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो वहां पर कोइन का जो पेयर जैसा बन जाता है। तो कुछ इस तरीके का वहां पर आरबीसी आपस में चिपकती है, जिसे हम रिलैक्स फॉर्मेशन कहते हैं। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर बात आती है कि 1 घंटे तक हम इस ट्यूब को फील करके रखते हैं। जो हमारी जो भी ट्यूब्स होती है जिसके अंदर फील करते हैं तो 1 घंटे तक रखते हैं। तो उस 1 घंटे के अंदर क्या क्या स्टेजेस होती है वो हमें समझना है। सबसे पहली स्टेज जो होती है आपकी एग्रीगेशन की, 1 घंटे में हमारे 60 मिनट होते हैं, उसमें से जो 10 मिनट होता है आपकी पहली स्टेज लेती है। कितने मिनट लेती है? 10 मिनट। इसमें रिलैक्स का फॉर्मेशन होता है पहली स्टेप में, जिसमें आपकी रेड सेल स्टिक टुगेदर लाइक पेयर ऑफ कोइन। यानी कि यहाँ पर आप देखिए कुछ इस तरीके से, यहाँ पर कोइन यानी कि एक आरबीसी के ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरीके से एक सिक्के के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इस पेयर के जैसा वो बन जाता है, जिसे हम रिलैक्स फॉर्मेशन कहते हैं। और ये आपके फर्स्ट के 10 मिनट में होता है।
स्टेज 2 में आता है आपका सेडिमेंटेशन। इस सेडिमेंटेशन में आपका टाइम लगता है 40 मिनट। कितना मिनट लगता है? 40 मिनट। 10 मिनट ऊपर हो गए, 40 मिनट, ये तो टोटल हो गया 50 मिनट, यानी कि ये 50 मिनट की प्रोसेस होती है। अब 50 मिनट की हो गई, अभी 10 मिनट आपके बाकी हैं। तो इस 40 मिनट के अंदर क्या होता है कि ये जो रिलैक्स का फॉर्मेशन हुआ है वो धीरे धीरे नीचे जो है वो सेटल होने लग जाता है, नीचे सेडिमेंट होने लग जाता है, यानी कि सिंकिंग ऑफ रिलैक्स। जो रिलैक्स बने हैं वो नीचे क्या होंगे? सिंकिंग होने लग जाएंगे, कुछ इस तरीके से। लास्ट के आपके बचते हैं 10 मिनट, जिसे हम कहेंगे स्टेज 3। इसके अंदर आपकी होगी पैकिंग, यानी कि जो रिलैक्स आपके नीचे सेडिमेंट हुए हैं इनकी क्या होगी? यहाँ पर पैकेजिंग होगी। इस स्टेज को हम स्टेशनरी फेज भी कहते हैं। यहाँ पर आप स्टार लगा लीजिए कि इस स्टेज को हम स्टेशनरी फेज भी कहते हैं। यहाँ पर आपका जो आरबीसी सेडिमेंट हुए हैं इनका पैकिंग होता है। इस स्टेप में आपके 10 मिनट लगते हैं। तो ये आपकी स्टेजेस होती है। इस 1 घंटे के अंदर ये फिनोमिना आपके होते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। यहाँ पर मैं जूम करके बताती हूँ। ये आपके नीचे जो है वो पैकेजिंग हो गई है पूरी आरबीसी की, ये ऊपर आपका क्या है? प्लाज्मा है। अब आगे चलते हैं हम, आगे आपका देखते हैं कि कितनी मेथड जो होती है वो आपकी ईएसआर की होती है, ईएसआर डिटर्मिनेशन की। ईएसआर डिटर्मिनेशन के लिए यहाँ पर आपकी मेनली 2 मेथड होती है। एक होती है विंड्रॉप्स मेथड और एक होती है वेस्टर्न ग्रीन मेथड। ये दोनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पर आपको घुमाया जाता है। लेकिन आपको इस कंसेप्ट को क्लियर करना है, कैसे समझना है वो मैं आपको एक टेबल के द्वारा समझाऊंगी। कि यहाँ पर सबसे पहले हम सैंपल देखते हैं कि सैंपल जो है हम कौन से यूज में लेते हैं। तो अगर हम विंड्रॉप्स ट्यूब के लिए ले रहे हैं, विंड्रॉप्स ट्यूब से यहाँ पर 2 मेथड होती है, विंड्रॉप और वेस्टर्न ग्रीन। अगर हम विंड्रॉप्स ट्यूब से अगर ये मेथड कर रहे हैं, ईएसआर डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर ईडीटीए ब्लड चाहिए, यानी कि ये जो पर्पल टॉप वाली ट्यूब होती है वो वाला ब्लड चाहिए। और अगर वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब से हम कर रहे हैं ईएसआर डिटर्मिनेशन, तो यहाँ पर हमें एंटीकोगुलेंट ब्लड जो है वो ट्राई सोडियम सिट्रेट वाला चाहिए, जिसमें हम ये कितना लेते हैं? ट्राई सोडियम सिट्रेट 3.8% ट्राई सोडियम सिट्रेट लेते हैं। और हम यहाँ पर जो एंटीकोगुलेंट और ब्लड का रेशियो बनाएंगे, इस रेशियो को आपको ध्यान रखना है कि ये रेशियो जो होता है वो 1:4 का रेशियो होता है, जिसमें हम 200 माइक्रोलीटर एंटीकोगुलेंट लेते हैं और 800 माइक्रोलीटर ब्लड लेते हैं। यानी कि इसको अगर आप काटोगे तो यहाँ पर 1:4 का रेशियो बन जाएगा। तो इस रेशियो को आपको लेना है, इससे कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। कम होगा तो आपकी ट्यूब जो है वो पूरी फिल नहीं होगी। अब यहाँ पर आती है बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बड़ी ही इंपॉर्टेंट जो टेबल है, इसमें मैंने आपका सब कुछ लिख दिया है, इसके अलावा आपको कहीं कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। देखो विंड्रॉप्स ट्यूब में क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले ट्यूब की बात करते हैं कि ये 2 ट्यूब होती है, एक है आपकी विंड्रॉप्स ट्यूब और एक है आपकी वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब। इस ट्यूब के अंदर हम ब्लड को फिल करके 1 घंटे के अंदर 1 घंटे तक रखते हैं, उसके बाद ईएसआर का मेजरमेंट करते हैं। तो इसके ऊपर कौन कौन सी मार्किंग होती है, क्या लेंथ होती है, सबके बारे में बात करते हैं। तो विंड्रॉप्स ट्यूब की अगर हम बात करें तो ये आपकी विंड्रॉप्स ट्यूब है जो कि एक साइड से ओपन होती है, एक साइड से ओपन होती है। जबकि वेस्टर्न ग्रीन की बात करें तो वो दोनों साइड से ओपन होती है। जैसे कुछ पेन ऐसी भी होती है जिसके दोनों तरफ मुंह होते हैं, तो इस वेस्टर्न ग्रीन मेथड के दोनों तरफ मुंह है, यानी कि दोनों तरफ से ये ओपनिंग होती है। तो अगर ये दोनों तरफ से ओपनिंग होती है तो जब हम इसके अंदर ब्लड फील करेंगे तो एक साइड से तो ब्लड निकल जाएगा। तो उसके लिए भी हमने कुछ जुगाड़ किया हुआ है। यहाँ पर हम रबर स्टॉक लगा कर रखते हैं जो इसकी स्टैंड होती है, जिसके ऊपर हम ये ट्यूब रखते हैं। अभी आगे मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पर लेंथ कितनी होती है, तो 11 सेंटीमीटर आपकी लेंथ होती है। अगर हम एमएम में बात करें, यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर हम एमएम में बात कर रहे हैं तो 110 एमएम होती है, और अगर सेंटीमीटर में बात कर रहे हैं तो 11 सेंटीमीटर होती है। तो इसकी लेंथ है इसकी, ये आपकी 11 सेंटीमीटर की होती है। जबकि वेस्टर्न ग्रीन की जो लेंथ होती है वो आपकी सेंटीमीटर में 30 सेंटीमीटर होती है और एमएम में आपकी 300 एमएम होती है। इंटरनल डायमीटर यानी कि जो अंदर का डायमीटर है वो इसका 2.5 का होता है, वेस्टर्न ग्रीन का भी 2.5 का होता है। मार्किंग सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट आती है यहाँ पर कि जो विंड्रॉप्स ट्यूब है उसकी मार्किंग दोनों साइड होती है, यानी कि एक साइड एमएम में होती है, एक साइड परसेंटेज में होती है। जो एमएम में होती है उधर हम ईएसआर मेजर करते हैं और विंड्रॉप्स ट्यूब का एक और हम पीसीवी के लिए भी यूज करते हैं। तो जो परसेंटेज वाला मार्किंग है वो पीसीवी के लिए करते हैं, एमएम वाला है वो ईएसआर के लिए करते हैं। तो ईएसआर में हम 0 से 100 तक करते हैं, यानी
यानी कि 0 से या फिर 10 तक करते हैं, 0 to 10 या 0 से 100, 10 वाली मार्किंग भी होती है और 100 वाली मार्किंग भी होती है। तो 0 to 10 यानी कि अपर में क्या आएगा आपका 0 एट द टॉप एंड 10 एट द बॉटम ऑफ ESR, ये आपके ESR के लिए होगी। PCV में आपका 0 एट द बॉटम होगा और ऊपर जो है आपका 100 वाला मार्किंग होगा। ओके, वेस्टर्न ग्रीन मेथड में केवल एक ही साइड मार्किंग होती है क्योंकि ये केवल ESR के लिए यूज किया जाता है। MM में होता है 0 to 200 तक यहाँ पर इसकी मार्किंग होती है, 0 एट द टॉप एंड 200 एट द बॉटम। ब्लड की अगर हम बात करें कि कितना रिक्वायरमेंट होगा तो 2 ml ब्लड की हमें यहाँ पर जरूरत होती है। नॉर्मल वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पर विंड्रॉप्स ट्यूब की, विंड्रॉप्स ट्यूब में जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो मेल में 0 to 9 mm पर आर होती है और फीमेल में 0 to 20 mm पर आर होती है। और यहाँ पर वेस्टर्न ग्रीन में मेल में 5 to 15 mm पर आर होती है और फीमेल में 5 to 20 mm पर आर होती है। यूज इसका देखा जाए तो विंड्रॉप्स ट्यूब का PCV के लिए किया जाता है, वेस्टर्न ग्रीन के लिए ओनली ESR के लिए किया जाता है, यानी कि विंड्रॉप्स ट्यूब को हम ESR और PCV दोनों के लिए करते हैं और वेस्टर्न ग्रीन का केवल और केवल ESR के लिए यूज किया जाता है। तो आई होप यहाँ पर आपके बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुए होंगे। चलते हैं अगली स्लाइड पर। विंड्रॉप्स ट्यूब यहाँ पर हम देखें तो विंड्रॉप्स ट्यूब में देखिए ये कुछ इस तरीके की आपकी ट्यूब होती है, ये आपकी स्टैंड होती है जिसमें हम इसको रखते हैं। यहाँ पर वर्टिकल पोजीशन में इसको रखा जाता है और हमेशा जो हम इसको फील करते हैं वो यहाँ तक करना है, इससे ज्यादा इसको फील नहीं करना रहता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया। अब हम इस वेस्टर्न ग्रीन पाइपेट भी देख लेते हैं एक बार कि ये है आपकी वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब। वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब में ये है आपकी वेस्टर्न ग्रीन स्टैंड। यहाँ पर ये दोनों साइड इसकी ओपनिंग रहती है, इसलिए यहाँ पर रबर कॉक लगा हुआ होता है, यहाँ पर स्क्रू लगा हुआ होता है। इसको भी हमें यहीं तक फील करना है, वर्टिकल पोजीशन में रखना है। ओके, अब यहाँ पर फैक्टर आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं कि फैक्टर जो है ESR को इफेक्ट करते हैं, यानी कि अगर आपने कोई गलती करी इस प्रोसेस को करने में तो उसके कारण RBC कम, ESR कम या फिर ज्यादा आ सकता है। या फिर कुछ ऐसे फिजियोलॉजिकल फैक्टर भी होते हैं जिसके कारण ESR इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, जरूरी नहीं हो कि किसी बीमारी के कारण ही हो। तो कौन कौन से फैक्टर है जो कि इसको अफेक्ट डाल सकते हैं। फिजियोलॉजिकल फैक्टर की सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कोई प्लाज्मा प्रोटीन, यानी कि अगर आपके ब्लड में प्लाज्मा ज्यादा है, प्लाज्मा प्रोटीन लेवल ज्यादा है, तो ये प्लाज्मा प्रोटीन लेवल जो है आपके नेगेटिव चार्ज को, RBC के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, जिसके कारण आपके RBC जो है रिलैक्स फॉर्मेशन बनेगा, नीचे सेटल हो जाएंगे और वहां पर आपका ESR इंक्रीज होगा। एज की अगर हम बात करें तो एज जैसे कि इन्फेंट के अंदर जो है वो RBC का लेवल ज्यादा होता है। अगर RBC का लेवल ज्यादा है तो आपका ESR क्या होगा, कम होगा, और अगर RBC का लेवल कम है तो ESR हमेशा ज्यादा होगा। तो इन्फेंट में ज्यादा होता है तो ESR क्या होगा, कम होगा। सेक्स की अगर बात करें तो हमने देखा अभी कि मेल के अंदर जो होती है ESR की नॉर्मल वैल्यू कम होती है और फीमेल के अंदर जो है वो ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है, अभी मैंने आपको बताया, बहुत सिंपल है कि जिसके अंदर RBC ज्यादा है ESR कम होगा, जहां RBC कम है वहां ज्यादा होगा। तो फीमेल के अंदर RBC कम होती है तो ऑब्वियसली ESR जो है वो ज्यादा होगा, मेल के अंदर ज्यादा होती है तो ESR कम होगा। प्रेगनेंसी की बात करें हम तो प्रेगनेंसी में आफ्टर 3rd मंथ मतलब कि हीमोडाइल्यूशन के कारण उनके अंदर, फीमेल के अंदर क्या होता है, फ्लूइड जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण ESR लेवल क्या होता है, इंक्रीज आ सकता है। तो प्रेगनेंसी में कोई ऐसा तो है नहीं कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी है जिसके कारण ESR इंक्रीज आ जाता है। तो ये फैक्टर है जो कि इफेक्ट डाल सकते हैं। अब लेबोरेटरी में हम ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिसके कारण ESR गलत आ सकता है। पहला है टेम्परेचर, हमें रूम टेम्परेचर पे ये टेस्ट लगाना है, ज्यादा टेम्परेचर हाई या कम टेम्परेचर पर नहीं लगाना है। टाइम का विशेषकर ध्यान रखना है, हम 1 घंटे के अंदर ये टेस्ट करते हैं तो 1 घंटे से ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए, उसके कारण ESR वेरिएशन आ सकता है। एंटीकोगुलेंट कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसके कारण भी वेरिएशन आ सकता है। टिल्टिंग यानी कि आप जो वर्टिकल पोजीशन रखते हो, अगर आपने इस तरीके से टेढ़ा रख दिया तो वहां पर वेरिएशन आ सकता है। वाइब्रेशन फ्री सरफेस हमेशा होना चाहिए। और 6th नंबर जो है आपका वो है कलेक्शन, यानी कि आपने जो ब्लड कलेक्शन किया है उस कलेक्शन के 2 घंटे के अंदर अंदर आपको टेस्ट कर लेना चाहिए। अगर आप उसको स्टोर करके रख रहे हो ब्लड को तो 4 डिग्री सेल्सियस पर 6 आवर के लिए रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो ये फैक्टर है जो कि इफेक्ट डाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, किसके कारण, क्या कारण है कि आपका ESR इंक्रीज आ सकता है, कौन सी बीमारी में। तो ये एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, हम सभी को पता है।
पहला आता है आपका एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है, एनीमिया में हमारा आरबीसी लेवल कम हो जाता है, और आरबीसी जहां कम होगा तो आपका ईएसआर इंक्रीज होगा, मैंने अभी आपको बताया। लेकिन सिकल सेल एनीमिया को छोड़कर, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है, देखिए सिकल सेल एनीमिया के अंदर आपका सिकल सेल यानी कि शेप जो है वो आरबीसी का चेंज हो जाता है कुछ इस तरीके का, और रिलैक्स फॉर्मेशन बनने के लिए तो आरबीसी का शेप ऐसा होना चाहिए, तभी जाके रिलैक्स फॉर्मेशन बनेगा। तो अब इसका शेप ऐसा हो गया है, तो ये आपस में कैसे चिपकेगी, नहीं चिपकेगी। इसके कारण आपका ईएसआर क्या होता है, डिक्रीज आता है। तो इन सिकल सेल एनीमिया आपका ईएसआर डिक्रीज आता है, बाकी सभी एनीमिया में इंक्रीज आता है। उसके अलावा एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन, इन्फेक्शन इंक्लूडिंग एचआईवी डिसीज, ट्यूबरकुलोसिस, अर्थराइटिस, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, बैक्टीरियल एंडोकार्डिस, सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटस, इन कंडीशन में आपका ईएसआर लेवल इंक्रीज आ सकता है। अगर आपको ये वाला वीडियो और भी डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारा एमएलटी एजुकेशन पॉइंट ऐप जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर हमने इसको डिटेल में पढ़ाया है, तो वहां से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। डिक्रीज्ड ईएसआर, ईएसआर डिक्रीज किस कंडीशन में होगा, एक तो पॉलीसाइथेमिया की कंडीशन में, क्योंकि पॉलीसाइथेमिया की कंडीशन में आपका आरबीसी लेवल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, और जहां आरबीसी इंक्रीज होगा वहां ईएसआर डिक्रीज होगा। उसके अलावा पॉइकिलियोसाइटोसिस में भी आपका डिक्रीज हो जाता है। न्यूबॉर्न इन्फेंट के अंदर आरबीसी ज्यादा उसलिए कम हो जाता है। डिहाइड्रेशन, डेंगू, सिकल सेल एनीमिया, इन कंडीशन में आपका ईएसआर जो है वो डिक्रीज हो सकता है। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।